हेलो एवरीवन। आज हम प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहास का टॉपिक के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डी कौशाम्बी के बारे में। ये एक इतिहासकार है और इनका जीवन काल 1907 से 67 ईस्वी के मध्य तक रहा था। इनकी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री तथा इनका द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन इस नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। इनके योगदान और विशेषता के बारे में बात करें तो कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने शैली इतिहास की भौतिक व्याख्या से प्रभावित होकर भारत के अतीत का अध्ययन किया था। उन्होंने प्राचीन भारतीय समाज, अर्थ और संस्कृति को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया था। वर्ग और आदिमानवों के संबंध में सामाजिक और आर्थिक विकास की श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने अध्ययन की नींव रखी थी। पिछले 40 वर्षों में प्राचीन भारत पर काम करने वालों की विधियों और झुकाव में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। वे मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं पर पुरजोर महत्व देते हैं और उसे राजनीतिक विकास से जोड़कर देखते हैं। वे ग्रंथों का स्त्रीकरण करते हैं और उनके परंपरागत स्वभावों की तुलना पुरातत्व विज्ञान और मानवशास्त्रीय साक्ष्यों से करते हैं। उनका पूरा ध्यान स्थायित्व और निरंतरता की समस्या पर है। वे पुराने और अनोखे तत्वों की ओर ज़्यादा आकर्षित जान पड़ते हैं और उन्हें हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि भारतीय समाज न तो बदला है और ना ही बदल सकता है। यह ठहराव भारतीय स्वभाव का अभिन्न अंग है। भारतीय इतिहास के केंद्र में बात करें तो उन्होंने विभिन्न विभाजित करने वाली विशेषताओं जिनके कारण भारत में ह्रास हुआ उनको कम ही महत्व देते हैं। मतलब कि भारत में विभाजित होने वाली विशेषताओं से जिनके कारण भारत में नुकसान हुआ उसको वे कम महत्व देते हैं। वे भारतीय स्वभाव का अध्ययन करने के लिए कुलीन और अभिजात्य औपनिवेशिक भारतीय अतीत के अध्ययन का उपयोग करते हैं। और भारतीय स्वभाव का अभिन्न अंग के बारे में बात करें तो भारतीय समाज का अभिन्न अंग बदलना है, परंतु बदलाव तभी स्वीकार्य है जब वह उपयोगी हो। कुछ भारतीय लेखक धर्म की भूमिका बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं जो कि उचित नहीं है। कौशाम्बी मानते हैं कि जो कुछ भी अच्छा और महान है उसकी शुरुआत भारत से ही हुई है। आगे हम बात करते हैं कि इस दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि भारतीय समाज न तो बदलाव से भयभीत होता है और न ही ठहराव स्वीकार करता है। वह परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करता है और अपनी मूल सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखता है। ये विशेषता भारतीय स्वभाव को एक अद्वितीय पहचान देती है। कौशाम्बी की महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में बात करें तो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1957 है इनकी, और सेकंड है द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइंस जो कि 1965 इसका टाइम पीरियड है। आगे हम बात करें इनके प्रमुख विचार के बारे में तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, पुरातात्विक व मानवशास्त्रीय साक्ष्य, परिवर्तन व निरंतरता, विशेषता, भारतीय स्वभाव में संतुलन, उपयोगी परिवर्तन की स्वीकृति, ठहराव व बदलाव का समन्वय इनकी विशेषता बताई जाती है। सांप्रदायिक दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो भारतीय इतिहासकारों ने विश्व संस्कृति में भारत के योगदान की तरफ ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार इतिहास की व्यवस्था में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बीच निरंतर संघर्ष जारी रहा। अब स्थिति बदल चुकी थी तो अब इस संघर्ष में एक तरफा सांप्रदायिकता और अतार्किकता है तो दूसरी तरफ तार्किकता और निष्पक्ष। हालांकि ज़्यादातर लेखक तार्किक और निष्पक्ष निष्ठा है। कुछ लोग सांप्रदायिक और अतार्किक हो गए हैं। दूसरे पक्ष वाले लेखक मिथ और किंवदंती की बात करते हैं और बिना किसी ऐतिहासिक साक्ष्य के राम की अयोध्या के अस्तित्व में होने का तर्क देते हैं। वे ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचनाओं के सभी आलोचनात्मक अध्ययन की निंदा करते हैं और यहाँ तक कि मनु के सामाजिक असमानता की अनदेखी करते हुए जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वे लोग जो कभी पेटेंट ग्रेवेयर को वैदिक लोगों को भारत से बाहर होने के लिए जिम्मेदार ठहराते थे, अब वे इंडो आर्यन को भारतीय मूलवासी घोषित कर रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि बाहर से आए मुस्लिम और क्रिश्चियन भारत में विदेशी है। ऐसी सरलीकृत मान्यताओं को स्रोतों के तार्किक अध्ययन के आधार पर जांच करने की ज़रूरत है। संप्रदाय के तौर पर किसी भी प्राचीन संस्कृत ग्रंथ या किसी अन्य स्रोत से न तो हिंदू धर्म की पुष्टि होती है और न हिंदू धर्म की। सांप्रदायिक लेखक हिंदू और हिंदुत्व का राग अलापते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकारों को सावधानीपूर्वक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक मानक के साथ साथ पहले से स्थापित ऐतिहासिक मानकों को अपनाना होगा।
मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो विश्व संस्कृति में भारत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इतिहास लेखन में पहले उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बीच संघर्ष था। अब ये संघर्ष सांप्रदायिकता बनाम तार्किकता के रूप में दिखाई देता है। अधिकांश लेखक तार्किक और निष्पक्ष हैं, लेकिन कुछ लेखक सांप्रदायिक और अतार्किक हो गए हैं। कुछ लेखक मिथ, किंवदंती और बिना ऐतिहासिक साक्ष्य के तर्कों का सहारा लेते हैं, जैसे राम की अयोध्या के अस्तित्व का तर्क देते हैं। ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचनाओं और मनु की सामाजिक असमानता की आलोचना करने वालों का विरोध किया जाता है तथा जाति व्यवस्था का समर्थन किया जाता है। आज इंडो आर्यन को भारतीय मूलवासी घोषित करने जैसे तर्क दिए जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम और क्रिश्चियन को विदेशी कहा जा रहा है, जो सरलीकृत और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है। किसी भी प्राचीन ग्रंथ या स्रोत से न तो हिंदू धर्म की और न ही हिंदुत्व की पुष्टि होती है। इतिहासकारों को वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक और पहले से स्थापित ऐतिहासिक मानकों का पालन करना चाहिए। यह सब क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बात करें तो भारत के योगदान को समझने में हमें सहायता मिलती है। हिस्ट्री से इतिहास की वर्तमान चुनौतियों को पहचानने में मदद मिलती है। पक्षपातपूर्ण धारणाओं और मिथकों से बचने की प्रेरणा भी मिलती है। वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता समझ आ जाती है। याद रखने योग्य तथ्य के बारे में बात करें तो पहले संघर्ष किसके लिए था? उपनिवेशवाद बनाम राष्ट्रवाद के बीच था। अब संघर्ष किस बात पर है? सांप्रदायिकता तथा तार्किकता के बीच संघर्ष है। समस्या किस बात पर थी? मिथ, किंवदंती, बिना साक्ष्य के तर्क पर थी। और समर्थन किस बात पर था? ब्राह्मणवाद, जाति व्यवस्था और मनु की असमानता के बारे में था। नई मान्यता किस बारे में थी? इंडो आर्यन को भारतीय मूलवासी कहने पर नई मान्यता थी इसी की। चेतावनी किसकी थी? सरलीकृत और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से बचने की। आवश्यक क्या था? वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक मानकों का पालन करना, यही आवश्यक था। थैंक यू।